चलो तो अब पढ़ लेते हैं बचा हुआ टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन। चलो अब बच गया था, क्या बच गया था भाई? बच तो बहुत कुछ गया है। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स पढ़ना है। देखो उसके फैक्टर्स देखे हमने पढ़े थे कि जैसे लैंड में पढ़े थे हमने कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं या कहाँ कम है, कैसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था टेम्परेचर का, है ना। वैसे ही ओशन क्या भी पढ़ेंगे हम टेम्परेचर के बारे में कि भाई टेम्परेचर को क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करें। जैसे उसमें पढ़ा था कि लैटिट्यूड अफेक्ट करता है, अल्टीट्यूड अफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं, और जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उसको अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं, मतलब एक दो चीज़ें नहीं हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में भी मेजर 2-3 दे रखे हैं वो हम पढ़ते हैं। चलो, क्या टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। ओशन वाटर का टेम्परेचर देखो, पहले तो हमें पता है कि जैसे लैटिट्यूड अगर हम बात करें तो जैसे इक्वेटर से सॉरी बीच में नहीं है, मान लीजिए जैसे ही हम यहाँ जाते हैं तो क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है, आइसबर्ग्स है, ठीक है। ये जो सर्किल है आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल, तो यहाँ पे इस पोलर साइड जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब इक्वेटर से यहाँ के साइड आते हैं तो डिक्रीज होता है। तो देखिए ओशन यहाँ भी है ना, तो लैंड ज़्यादा यहाँ है, ठीक है। ऐसे लैंड ज़्यादा कहाँ है, मान लीजिए ना ये वो है, बड़ा बना देंगे बाद में, पहले थोड़ा सा समझ लो। देखिए यहाँ ज़्यादा क्या है, पानी है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ज़्यादा लैंड है। तो ज़्यादा हीट तो यही ऑब्जर्व करेगा, एक चीज़ तो हमने देख ली। और दूसरी चीज़ जैसे जैसे पोलर की साइड जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है वो भी किसको, टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। कंफ्यूज होगे तो नहीं समझ में आएगा, अगर एक दूसरी चीज़ों को रिलेट करते जाओगे तो समझ में आने लग जाएगा। एक तो जैसे जैसे लैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हीट वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, हीट ज़्यादा, अगर कोस्ट एरिया पे हीट ज़्यादा है तो यहाँ का आसपास का जो एरिया वो भी हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। हमने देखा कि एक तो लैटिट्यूड इफेक्ट कर रहा है और एक ये लैंड और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट कर रहा है। एक जो विंड चलती है ना वो इफेक्ट करती है, क्या बोला मैंने, विंड, प्रिवेलिंग विंड, मतलब जो वर्टिकल विंड्स चलती हैं वो। और दूसरा हम ओशन करंट्स, ठीक है, जहाँ गर्म चलते हैं, कहाँ ठंडे करंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें इनको इफेक्ट करती है। देखिए अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते चलेंगे। 1 मिनट, ठीक है, दिख रहा है सही। चलिए देखिए, पहला हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड। दूसरा पढ़ेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशन, ठीक है। थर्ड में हम पढ़ेंगे जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, मतलब जो वर्टिकली विंड्स उठ रही हैं वो। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स। तो मेजर तो आपको पता चल गया होगा जो बुक्स में दे रखी है कि ये चीज़ें क्या करती हैं, इनको इफेक्ट करती है, किसको, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर को, ठीक है। कैसे इफेक्ट करती है देखिए, द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस पोलवर्ड। किसके कारण, इंसोलेशन के कारण। कहाँ, इक्वेटर से जब पोलवर्ड्स जाते हैं, पोलवर्ड्स की तरफ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो जैसे ये डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी वहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसके अंदर, और कुछ नहीं कि इसी तरीके से यहाँ के टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या टेम्परेचर हाई होगा और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर लो होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पे लैंड क्या है,
यहाँ पे ये मेरिडियन ओशन हो गया, यहाँ पे ये लैंड क्या है, कम है ना, क्या शेप बन यहाँ से ये, ठीक है। ये लैंड कहाँ कम है, यहाँ लैंड कम है, पानी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि अनइक्वल लैंड एंड ओशन। तो यहाँ ओशन का पानी ज़्यादा है और यहाँ पे लैंड का ज़्यादा है। तो इसके वजह से हमने देखा कि लैंड क्या होती है, ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, तो वो अपने आसपास के एरिया को भी क्या करती है, गर्म रखती है, ठीक है। तो ये गर्म रखेगी तो यहाँ पे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर ली जाती है कि लैंड ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर लेगा। प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द ओशन इन द नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव more heat due to their contact with large extent of land than the ocean in the southern hemisphere। यहाँ लैंड ज़्यादा है और यहाँ लैंड कम है। प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में देखिए, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, एशिया और यूरोप, यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे है, तो यहाँ से जो क्या उठ रही है, विंड्स उठ रही है, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये आएगी तब यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो क्या उठेगी, ऊपर उठेगी। तो जब वो ऊपर उठेगी तो वो वहाँ के एरिया को क्या कर देगी, कोल्ड कर देगी। जो कोल्ड विंड ऊपर उठेगी तो यहाँ के एरिया को क्या कर देगी, कोल्ड कर देगी, ठीक है। तो प्रिवेलिंग विंड से भी क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि इसमें बताया है कि ओशंस ड्राइव वार्म सरफेस, जैसे ही वार्म विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशन, यहाँ से जब यहाँ आएगी, ओशन में आएगी, तो ये सरफेस गर्म होगा, तो गर्म होगा तो यहाँ से लो प्रेशर बनेगा, और हमने देखा प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं ना विंड्स, तो ठीक है। तो ये ऐसे ब्लो करेगी तो ये ओशन को गर्म कर देगी, और कोल्ड विंड ऐसे उठेगी तो वैसे ओशन को क्या कर देगी, कोल्ड कर देगी, ठीक है। क्योंकि लैंड के अकॉर्डिंग ही हमारा हीट बजट काम करता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये लैंड हुई, कोस्ट एरिया से जो विंड ब्लो होगी वो ओशन का पार्ट थोड़ा गर्म कर देगी। तो अपवेलिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम ब्लो यही है, यहाँ से जो अपवेलिंग गर्म विंड को ऊपर उठा के जो अपवेलिंग विंड आ रही है वो क्या है, कोल्ड है। फिर कहता है इट रिजल्ट इनटू द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर, और इसका रिजल्ट क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल, लाइक दैट, टेम्परेचर में लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना, वो इसके कारण होता है, ठीक है, प्रिवेलिंग विंड के कारण। फिर कहता है कंट्रेरी टू दिस द ऑनशोर विंड्स पाइल अप वार्म वाटर नियर द कोस्ट एंड दिस राइज द टेम्परेचर। और वार्म वाटर कहाँ, यहाँ होता है, तो ये क्या टेम्परेचर क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ठीक है। जो वार्म लैंड होगा, कोस्ट एरिया होगा, तो वो क्या करेगा, आसपास को गर्म कर देगा ना, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कोल्ड ये विंड होगी तो ये क्या कर देगी, सरफेस से ओशन की तरफ, ओशन से सरफेस की तरफ जाने वाली विंड क्या होते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं। ब्लो करने वाली विंड्स क्या होती है, प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं। तो आई होप ये समझ में आएगा कि किस तरीके से अगर सरफेस पे क्या है, टेम्परेचर हाई है, तो आसपास के जो ओशन है उसको क्या कर देगा, वहाँ का टेम्परेचर भी हाई कर देगा। और कोल्ड एयर जब ब्लो होती है तो वो भी क्या कर देती है, वहाँ के टेम्परेचर को लो कर देती है। अब हम बात करेंगे ओशन करंट्स की। बहुत इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर मैं बताते जाऊँ तो ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतनी सी बात याद रखो कि जो कोल्ड एयर है वो जब आप वेलिंग होगी तो वो वहाँ के लैंड को क्या कर देगी, वहाँ के ओशन को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, ठीक है। वैसे ही लैंड से जो एयर ब्लो होगी, लैंड गर्म होगा तो उसके पास का जो एरिया है, ओशन है, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर ओशन करंट्स की बात करते हैं।
कि warm ocean currents rise the temperature in cold areas while the cold currents decrease the temperature in warm ocean। कहता है कि जो warm currents है वो क्या करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी ना। कहाँ करेगी, कोल्ड एरियाज में क्या कर देगी, कोल्ड एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी। जैसे अगर हम गल्फ की बात करें तो वार्म है, दूसरे डायग्राम में देखेंगे, पहले आप इतना सा समझो, ठीक है। और जो कोल्ड करंट है वो क्या कर देगी, जो वार्म एरिया है, वार्म एरिया उसको क्या कर देगी, कोल्ड कर देगी, टेम्परेचर क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। बस इतनी सी लाइन है, इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली कुछ नहीं है। जो वार्म करंट है कोल्ड एरियाज का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी और कोल्ड करंट क्या करेगी, वार्म एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखते हैं, यहाँ दिख जाएगा क्या आपको, दिख जाएगा शायद, बना देते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे ये क्या है, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, यूरोप और एशिया, यहाँ पे सबमरीन सी, और ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं गल्फ की, ठीक है, किसकी, गल्फ की, ठीक है। क्या है गल्फ, गल्फ क्या है, वार्म करंट है ना, गल्फ स्ट्रीम जो बोली जाती है, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, वार्म है, कैसी है, वार्म है। तो ये आसपास का एरिया क्या कर देगी, वार्म कर देगी, ठीक है। ये एग्जांपल, ये है कहाँ, अटलांटिक ओशन में है, और कहाँ का गर्म करेगी, देखिए अब ऐसे ऐसे ब्लो होगी, है, तो यहाँ पे आके गर्म कर देगी। तो एरिया कौन सा हो गया, वेस्ट यूरोप का हो गया और नॉर्थ अमेरिका का हो गया। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, देखिए गल्फ स्ट्रीम राइज द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के तो इस चीज़ को गर्म कर देगी, नॉर्थ अमेरिका को, और इधर वेस्टर्न यूरोप का कर देगी। और देखिए कहाँ गल्फ स्ट्रीम, कहाँ, यहाँ लिख देती हूँ, गल्फ स्ट्रीम है कहाँ, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा हिस्सा, ईस्टर्न हिस्सा, ईस्टर्न पोर्शन, ठीक है। और वेस्ट यूरोप का कौन सा है, वेस्टर्न, ठीक है। तो इनको भी क्या कर देगी, गर्म, क्योंकि ये कैसी करंट है, गर्म करंट है, वार्म करंट्स हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होती है, दिख रहा है क्या, देखते हैं एक बार, दिख रहा है, यहाँ पे है लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर करंट्स, लेब्राडोर करंट। तो ये किस तरीके के करंट है, ये कोल्ड करंट है, ठीक है, कैसी, कोल्ड करंट है। तो ये जब यहाँ ब्लो होती है तो ये कहाँ, जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है वहाँ के पार्ट को कैसा कर देगी, ठंडा कर देगी। जैसे देखिए वाइल द लेब्राडोर करंट कोल्ड करंट है, जो कि लोअर्स द टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। किसको अफेक्ट करेगी, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका को कैसा करेगी, टेम्परेचर क्या कर देगी, वहाँ पे लो टेम्परेचर कर देगी। आई होप आया होगा समझ में। ये यहाँ लिख देते हैं, जो लेब्राडोर करंट्स हैं किस तरीके की, ये कैसी है, वार्म, और ये कैसी है, कोल्ड। क्या करेगी, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका को, अमेरिका का पार्ट क्या कर देगी, कोल्ड कर देगी, ठीक है। टेम्परेचर क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी वहाँ पे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की। साथ साथ में ना लिखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए ना, तभी समझ में होगा। बुक लेके बैठ जाइए करिए हाथ में, ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ना क्लास में कई बार होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते,
तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है कि वो यूट्यूब से एक बार ज़रूर देख लें वीडियोस। तो उनके लिए क्या होगा, फिर वो डिवाइस भी हो जाएगा और उनके लिए अच्छा भी होगा कि उन्हें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक डायग्राम है, ठीक है, उस डायग्राम में इसमें लेयर बना रखी है, ऐसे डायग्राम है, ठीक है, ऐसे टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे हाइट दे रखी है, ठीक है, ये 500 मीटर की दे रखी है, फिर 1000 मीटर की, फिर ऐसे नीचे जाते जाते कहाँ तक आ रखी है लास्ट में 4500, देखते हैं होती क्या 4500 अपनी, 2000 हो गई क्या, फिर 1500, फिर 2000, ये तो 2500 ही हुई है, ठीक है, ऐसे नीचे जाते जाओ, फिर 3500, फिर 4000, दिख नहीं रहा होगा नीचे शायद। और यहाँ पे टेम्परेचर 24 डिग्री तक बताया हुआ है आपको, 24 तक 4, ठीक है, जैसे 4, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 16 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री, ऐसे आपको टेम्परेचर बताया हुआ है। फिर इसने दिखाया हुआ है कि यहाँ से टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ इतनी दूर में कांस्टेंट रहता है, फिर यहाँ आता है डिक्रीज होता है और फिर क्या होता है इक्वल सा रहता है। इस टाइप का आपको कुछ डायग्राम दिखाया हुआ है। देखिए थोड़ा सा और कर देती हूँ सही से, थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, इस टाइप का आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। तो देखिए कहाँ 2 से लेके 0 से लेके 400 तक, कहाँ 400 तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिर सडनली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फिर नीचे आते आते डिक्रीज होने की रेट यहाँ तक है, फिर नीचे आते आते क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके की इसकी 3 लेयर्स बन जाती है, ठीक है। तो ये लेयर को थर्मोक्लाइन लेयर बोला जाता है, क्या, थर्मोक्लाइन लेयर, ठीक है। ये क्या है अपना ओशन का बात करें तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, थर्मोक्लाइन के बारे में बताया हुआ है। चलिए देखते हैं, आप जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसने कहा है द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर शोज हाउ द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। हमने क्या देखा कि डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज, तो क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज। ये चीज़ आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे डेप्थ क्या होगी, जैसे ये ओशंस हैं तो यहाँ से नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन समझ में आई होगी। द प्रोफाइल शोज ए बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर्स ऑफ द ओशन एंड द डीपर लेयर्स। और ये एक बाउंड्री शो कर रहा है, देखिए जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो एक बाउंड्री बनती जाती है। तो ये क्या करता है कि कांस्टेंट रहता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर एकदम कांस्टेंट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये इनकी बाउंड्रीज हैं, किसके बीच में, ओशन और सरफेस के बीच में, सरफेस वाटर ऑफ द ओशन। द बाउंड्री यूजुअली बिगिंस अराउंड 100 to 400 मीटर बिलो द सी सरफेस. The extend several hundred of meters downwards this boundary region from where there is a rapid decrease of temperature is called thermocline. इसने कहा है कि 0 से 400 तक क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, 500 डिग्री तक, 500 मीटर तक क्या रहता है, कांस्टेंट मान के चलिए। 500 मीटर से स्टार्ट हो जाता है डिक्रीज होना, क्या, डिक्रीज होना। और रेट क्या होती है डिक्रीज होने की, क्या होती है, रैपिड, ठीक है। जो रेट होती है वो रैपिड होती है और एकदम सडन से नीचे आने लग जाता है, ठीक है। कहाँ तक है देखा है क्या आपने, ठीक है, सही है ऑलमोस्ट, थोड़ा इधर और कर लो, ठीक है। रैपिडली डाउन होता है ऐसे, ठीक है। आया होगा ये समझ में आपको। ये सेम चीज़ ये लेयर बना के आप लोगों को बताइए कि कहते हैं कि अबाउट 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन। ना यहाँ से नीचे कितना परसेंट, 90% वाटर होता है ओशन का, ठीक है। कितना, 90% वाटर का किससे नीचे होता है, बिलो द थर्मोक्लाइन, ठीक है। द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशन ओवर मिडल एंड low latitude can be described as a 3-layer
ओशंस ओवर मिडल एंड लो, क्या कहता है, मिडल एंड लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड्स पे जो ये स्ट्रक्चर होती हैं वो कितने पार्ट्स में होती है, 3 पार्ट्स में होती है। कितने, 3 पार्ट्स में। ठीक है, बहुत इजीली आप पॉइंट बना के, अगर आप है ना डिस्क्राइब कर रहे हो कोई चीज़ को तो पॉइंट बना के क्या करो, बहुत इजी रहता है चेक करने के लिए चेक करने वाले के लिए भी, क्योंकि जब वो चेक करता है तो उसका माइंडसेट बनता है कि यार पॉइंट तो उसने अच्छे लिख रखे हैं, तो 1-2 जो स्टार्टिंग की जो फेंकने वाली आदत है ना आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, वो छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको एक लाइन भी सही आती है तो वो सबसे पहले लिखो, उसके बाद में फेंको जितना भी आप लोगों को फेंकना है। ठीक है, तो कहता है कि मिडिल और लो लैटिट्यूड है। ठीक है, ट्रॉपिकल से ऊपर। ठीक है, थोड़ा तो ये लो हो गए, ये मिडिल हो गए। यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट्स हैं, किसके, ओशन के, ओशंस लेयर के, जो टेम्परेचर शो करता है। द फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप लेयर ऑफ वार्म ओशन वाटर। फर्स्ट लेयर क्या करती है, देखिए यहाँ पे वार्म है तो वार्म वाटर वाली क्या है, फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर कैसी है, वार्म वाटर की लेयर है। टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है यहाँ पे, और कितना, इट इज़ अबाउट 500 मीटर थिक एंड टेम्परेचर्स रैगिंग बिटवीन 20 to 25 डिग्री। कितना कहता है, 20 से 25 डिग्री क्या रहता है यहाँ का टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई फर्स्ट लेयर के बारे में कि यहाँ कांस्टेंट रहता है एकदम से। और क्या होता है, फर्स्ट लेयर है वार्म वाटर होगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ही सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, लेयर्स की बात कर रहे हैं ओशन की। फिर ये कहता है सेकेंड लेयर में क्या होता है कि थर्मोक्लाइन है, और जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसकी रेट क्या है, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है वो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, फर्स्ट लेयर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। किसके साथ, इंक्रीजिंग डेप्थ जैसे जैसे बढ़ रही है ना तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये कहता है कि 500 से 1000 मीटर थिक है। ये देखिए मैंने बताई कितनी, 500 to 1000 मीटर क्या है, ये थिक है, थिक। ठीक है, इसकी मोटाई अगर पूछ ले आपको कि थर्मोक्लाइन की जो एवरेज थिकनेस है वो कितनी है, तो वो कितनी है, 500 to 1000 मीटर। थर्ड लेयर इज वेरी कोल्ड एंड, सेकेंड लेयर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो भी थोड़ी कोल्ड होगी। तो ये थर्ड लेयर क्या है, बहुत कोल्ड एंड एक्सटेंड अप टू द डीप ओशन फ्लोर। और कहाँ, एकदम से डीप ओशन फ्लोर। जैसे अगर ऊपर की बात करते हैं, ऊपर के लैटिट्यूड की बात करते हैं तो आर्कटिक की तरफ जो है आर्कटिक, और यहाँ क्या है, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, इन सर्किल पे क्या होगा, टेम्परेचर एकदम लो होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होंगी, टेम्परेचर एकदम से गिर जाएगा ना नीचे आते आते, डेप्थ में आते आते, डीप ओशन फ्लोर पे जब पहुँच जाएंगे। द सरफेस वाटर टेम्परेचर आर क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस, और कितना आ जाता है, आते आते 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है। फिर ये कहता है कि so the temperature change with the depth is very slight. Here only one layer of cold water exists which extend from surface to only कितनी, 1 लेयर है जो कोल्ड वाटर की है, और वही क्या करती है, डीप ओशन फ्लोर पे सरफेस को एक्सटेंड करती है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस water of the ocean is about 27 degree Celsius and it gradually decrease from equator towards the poles। ये तो हमारा कैसा था, वर्टिकल वे था, हमने पढ़ लिया। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर था। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किसमें, इन ओशन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटली कैसे होता है। देखिए ये ऐसे जो वेरिएशन आता है वो कैसा वेरिएशन होता है, वर्टिकल वेरिएशन होता है। ठीक है, अब हॉरिजेंटली हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजेंटली वेरिएशन। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं हम
किसके बारे में? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशंस। ये सेम चीज़ रिलेट करिएगा जैसे हमने लैंड के बारे में पढ़ा था ना, टेम्परेचर के बारे में, सेम चीज़ वैसे के वैसे रिलेट करके चलनी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगी, अदरवाइज कहानी है ना थोड़ी डगमगा जाएगी। ठीक है, पहले मैं ना थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है, मान के चलिए। तो यहाँ से ये क्या बोलता है, आइसोथर्म्स, ठीक है, ऐसे से आइसोथर्म्स होती है ना, मान लो ना ऐसे है, एक्चुअल तो नहीं बन पाएगी इतनी जल्दी। तो इसने क्या बोला है कि नियर द इक्वेटर 25, 28 इस टाइप का टेम्परेचर है, और नीचे 25 का बता रखा है इसने, ठीक है। 25 का ऊपर फिर कम होता जाएगा ना, 20, 15, 10 ऐसे होता जाएगा, सॉरी 10 ऐसे होता जाएगा, ठीक है, 20 भी मान लेना। चलो अब हम समझते हैं इसको अच्छे से। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशन इज, तो एवरेज तो देखिए कितना हो सकता है, 27। एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर ओशन सरफेस इज 27 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। फिर कहता है कि ये कैसे डिक्रीज होता है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। देखिए रेट देखिए 25 यहाँ थोड़ा सा हाई है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकल विंड के कारण। तो यहाँ पे क्या है 25, 28, 15, 20 ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे ही ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है, फिर 20 ले लो। तो ये क्या है, इक्वेटर से ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर। तो ये देखिए ये वेरिएशन जो है वो कैसा है, हॉरिजेंटली वेरिएशन है, किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ऐसे तो ना हॉरिजेंटल हम ऐसे बढ़ रहे हैं, हाँ ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लेयर के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। फिर ये कहता है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीजिंग रेट क्या है, इंक्रीजिंग रेट 0.5 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से है ये रेट, इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली, जैसे ही लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है, क्या लैटिट्यूड इंक्रीजिंग रेट है ये, ठीक है। 0.5 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इतना डिक्रीज होगा, ठीक है। ये डिक्रीज रेट है किसकी, टेम्परेचर की। इसके लिए भी कंफ्यूज मत हो ना, लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है और ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और रेट क्या है 0.5 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस एट द 20 डिग्री लैटिट्यूड। 28 कहता है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है। 28 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, 20 डिग्री, सॉरी 22 है, 22 यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस लैटिट्यूड मानिए, और यहाँ पे क्या है 22 के नियर अबाउट क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। कहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ से करक जा रही है, तो यहाँ करक 23.5 पे होती है ना, तो उससे थोड़ा सा नीचे अगर हम माने तो यहाँ के जो ओशंस हैं, ये जो ओशंस पार्ट है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या रहता है 22 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट रहता है, ठीक है। ये जो एरिया यहाँ पे कितना 22 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट रहता है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का। फिर जैसे 14 डिग्री सेल्सियस कहाँ हो जाता है, 40 पे, जैसे फिर ऊपर जाएंगे 40 लैटिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड। यहाँ जाएंगे तो कितना बता रहा है ये, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, 14 डिग्री बता रहा है, कितना बता रहा है 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए यही रेट आपको बतानी है कि जैसे जैसे हॉरिजेंटली हम लैटिट्यूड इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, एंड द रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज 0.5 डिग्री सेल्सियस। फिर इसने बता दिया कि जैसे ही पोल पे पहुंचेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पोल पे 0 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में।
फिर ये कहता है द ओशन इन द नदर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर than in the southern hemisphere. The highest temperature is not recorded at the equator but slightly toward north of it. अब देखिए भाई साहब, ये तो एकदम कंफ्यूज करने वाली बात डाल दी कि कह दिया कि इक्वेटर पे क्या नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, हायर टेम्परेचर नहीं है, हायर टेम्परेचर नहीं है। क्यों भाई, यहाँ तो सनराइज सबसे ज़्यादा आती है, क्यों नहीं है? उसका रीज़न क्या है? अपन ने अभी तक यही पढ़ा था कि यहाँ पे हायर टेम्परेचर होता है। लैंड कहाँ है सबसे ज़्यादा? ये इंडिया वाला पार्ट मान लो, ये अफ्रीका मान लो, ये यहाँ पे अमेरिका और ये मान लो, ठीक है, आउट ऑफ अर्थ जा रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लैंड क्या है? कम है। तो यहाँ पे लैंड ज़्यादा है ना, तो यहाँ इक्वेटर पे क्या होगा? कम होगा टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू नदर्न हेमिस्फीयर के इक्वेटर पे भी टेम्परेचर कम होगा। ये बात समझ लेना अच्छे से, वापस सुन लेना ध्यान से कि लैंड कहाँ है, हेमिस्फीयर, कौन से हेमिस्फीयर में? नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, जिस करके अकॉर्डिंग टू नदर्न हेमिस्फीयर देयर इज लो टेम्परेचर इन इक्वेटर, नॉट वेरी लो, अकॉर्डिंग टू नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, कंफ्यूज मत हो ना, हाई होता है यहाँ का टेम्परेचर, लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में किसका? ओशन फ्लोर का बात करें हम, ओशन का हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर फॉर द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर अराउंड द 19 डिग्री सेल्सियस एंड 16 डिग्री सेल्सियस। कहता है नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कितना रहता है? एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है? 19 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज 19 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाटर। और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हमने वो पढ़ा था ना, फैक्टर पढ़े थे टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले, ठीक है। ये आया समझ, क्योंकि नदर्न में क्या है? लैंड ज़्यादा है और सदर्न में क्या है? लैंड कम है। फिर इसने कहा इट इज़ वेरी वेल नोन fact that the maximum temperature of the ocean is always at their surface because they directly receive the heat from the sun and the heat is transmitted to lower section of the ocean through the process of convection। ओ भाई साहब, इसने तो और कंफ्यूज कर दिया कि हमने क्या कहता है ये कहते हैं कि जो, ठीक है मत बनने दो यार इक्वल, ऐसे मान लो ना, ठीक है मान लिया मैम, ठीक है। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर जो लैंड होगी वो हीट क्या ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी? हीट ऑब्जर्विंग ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा होगी, माना सभी ने। यहाँ क्या होगी? कम होगी। तो ज़्यादा गर्म पार्ट कौन सा है? नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये क्या, जैसे हीट मान लो यहाँ आई हीट, तो ये क्या नीचे की लेयर्स को क्या करती जाएगी? हीट करती जाएगी, ठीक है, ट्रांसमिट करती जाएगी हीट को, क्या करती जाएगी? ट्रांसमिट करती जाएगी हीट को, ठीक है। जो हीट ट्रांसमिशन का हमने कन्वेक्शन और एडवेक्शन पढ़ा था, अब क्या पढ़ा था हमने? एक कंडक्शन पढ़ा था, वो इससे रिलेट नहीं है, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि लेयर टू लेयर क्या होती है, जैसे यहाँ का जो हीट है वो इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, वो कंडक्शन है। यहाँ पे ये हीट ट्रांसमिट कर रहा है, सबमिट कर रहा है अपनी हीट, तो यहाँ पे जो नीचे का फ्लोर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? हीट ज़्यादा पहुँच जाएगी। तो इसने क्या कहा है कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द ओशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, और इसी कारण हीट ट्रांसमिट के कारण जो लोअर पोर्शन आएगा ओशन का वो क्या होगा? हीट होगा। फिर ये कहता है इट रिजल्ट इन टू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ बट द रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। लेकिन जो रेट है डिक्रीजिंग की वो हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग होती रहती है, ठीक है। द टेम्परेचर फॉल्स वेरी रैपिडली। कहाँ सबसे ज़्यादा गिरता है टेम्परेचर? मैंने आपको बताया था 200 मीटर से मान लो,
ठीक है, डिक्रीज मतलब कांस्टेंट का भी बताया एवरेज उसने, और एवरेज उसने ये भी बता दिया कि 200 मीटर की जो डेप्थ होती है, 200 मीटर की डेप्थ से स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना, और रैपिडली 500 से स्टार्ट हो जाता है डिक्रीज होना। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज स्लो डाउन, और उसके बाद में जो टेम्परेचर डिक्रीज होने की रेट है वो स्लो हो जाती है। तो आई होप हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली आप लोगों को समझ में आया होगा। जो कन्फ्यूज़न है वो एक बार वापस रिवाइज करके बुक हाथ में लेके एनसीईआरटी की और अच्छे से पढ़ना। बहुत अच्छा टॉपिक है और समझ में भी आ जाएगा, हार्ड नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ये होता है थोड़ा समझने के लिए कि भाई कैसे समझे ये क्या हो गया। यहाँ तो बोला था कि इक्वेटर पे हीट ज़्यादा आती है, लेकिन वो हीट किसके अकॉर्डिंग, नदर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग इसने लाइन लिखी है कि लैंड वहाँ ज़्यादा है और जो ओशन का पानी जो गर्म होगा वो इसकी वजह से होगा। तो आई होप मैंने मेरी पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए, आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस विद योर जूनियर्स एंड सीनियर्स एंड मोर सीनियर्स, ठीक है, मोर सीनियर्स, ठीक है, बाय।